नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं सुचेता, एस्ट्रो और एनर्जी रिसर्चर। और जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा, आज हमारा विषय है चंद्रमा से जुड़ा हुआ। चंद्रमा आर्टिफिशियल उपग्रह है या ये अप्राकृतिक ग्रह है? क्या है इसके रहस्य, उसको आज हम समझाने का प्रयास करेंगे। चंद्रमा को सनातन धर्म ही नहीं, अभी तो विश्व की सारी प्राचीन संस्कृति सभ्यता में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है कि चंद्रमा अपने संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त रहते थे, परंतु कथा आती है कि बाद में ये अपनी कलाएं घटाने और बढ़ाने लगे। ज्योतिष शास्त्र में भी हम चंद्रमा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, क्योंकि चंद्रमा के बिना ना आप मन के ना माता के कारक को समझ सकते हैं, और कर्क राशि के स्वामी होने के नाते इनसे आप बहुत सारी जो ज्योतिषीय गणनाएं हैं वो आपको करने में मदद मिलती है। परंतु चंद्रमा मात्र ज्योतिष और सनातन धर्म ही नहीं, अभी तो इनके ऐसे बहुत सारे रहस्यमयी पहलू हैं जिन पर कोई चर्चा नहीं करता। और ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हमें सोचने में विवश करते हैं कि क्या चंद्रमा एक सामान्य ग्रह ही है, या इसके पीछे कुछ और रहस्य है, या एक चंद्रमा अप्राकृतिक ग्रह है। इसको आज हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं, समझने लगते हैं, तो हमें विचार आता है कि हम कहाँ हैं, क्यों हैं। हमारे आसपास के मैट्रिक्स के साइंस और सिंबल्स को और वस्तुओं को डिकोड करने का हम प्रयास करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, स्वास्तिक के ऊपर भी मैंने कुछ वीडियो बनाए थे, आप उसको भी देख सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, सिंबल्स हैं, साइन हैं, जो मैं कुछ अपने चैनल के माध्यम से आपको बताती रही हूँ। परंतु आज जैसे मैं स्वास्तिक की बात कर रही हूँ, एक प्राचीनतम चिन्ह जैसे एक हम डिकोड करने का प्रयास करते हैं और इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। क्यों? क्योंकि स्वास्तिक एक ऐसा सिंबल है जिससे बहुत से रहस्य में इसमें छिपे हैं, और जितना आप इसको एनालाइज करेंगे, एक नए डायमेंशन को एक्सप्लोर करेंगे। वैसे ही चंद्रमा, जैसे आप स्वास्तिक में ना कोई अंक है ना अक्षर, वैसे चंद्रमा में भी बहुत सारी जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल नहीं है, परंतु इनके पीछे बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। और हमारे आसपास, हमारे अंदर और हमारे चारों तरफ हम एक अद्भुत दुनिया को आप देख पाते हैं, और उसमें आप अचंभित भी होते हैं, विस्मयित करती है ये चीज़ें, और आपको परेशान भी करती होंगी। क्यों? क्योंकि हम इसमें इन चीज़ों को देखकर आप सोचने, समझने और डिकोड करने का प्रयास करते होंगे। और यही कारण है आज जिसे हम चंद्रमा पर चर्चा करने का एक प्रयास है, एक वीडियो बनाने का एक विषय तैयार किया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपना विषय। चंद्रमा अर्थात मून इज़ आर्टिफिशियल और नॉट। मेरी यात्रा चंद्रमा पर रिसर्च की कब शुरू हुई और कहाँ से शुरू हुई, मैं आपको इसको पहले बताऊंगी, ताकि आप जो है इन जो मेरी जो स्टडी है उसको थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ। देखिए, जब हम छोटे थे तो हमें ये मंत्र सब पढ़ा ही जाता है कि नवग्रह मंत्र सुबह ध्यान कर, जब सुबह उठते हैं तो आपको अपने हाथ को देख के मंत्र पढ़ना रहता है, और आप जैसे नवग्रह का ध्यान करते हैं। तो ये मंत्र मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करता था या सोचने मजबूर करता था। आपने भी सुना होगा इस नवग्रह मंत्र को, जो है इस प्रकार: ब्रह्मा मुरारे त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे ग्रहमं सुप्रभातम ओम शांति 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 ही। तो मुझे इस मंत्र से काफ़ी दिक्कत होती थी, एक अक्षर से, वो भी है भूमि सुत। तो भूमि सुत अर्थात मंगल, और मंगल मतलब भूमि का अंश। तो ये कैसे संभव हुआ? यहाँ सोच जो मेरी शुरू हुई, और इस विषय से जब जो मैं एक्सप्लोर कर पाई, एनालाइज कर पाई, जो मैं आप तक की वीडियो लाई हूँ, आगे आप भी इसको देख के समझने का प्रयास करिएगा कि भूमि सुत मंगल कैसे और क्यों हो सकते हैं। यहाँ तो शशि अर्थात चंद्रमा का होना चाहिए था, और इसके पीछे मेरे 3 तर्क या लॉजिक थे, कारण थे। पहला ये था कि भूमि का अंश भूमि सुत पृथ्वी के निकट होना चाहिए, परंतु मंगल की जगह चंद्रमा पृथ्वी के निकट है। दूसरा कारण कि निकट भले ना हो, परंतु दूर हो भले, परंतु जो पृथ्वी की परिक्रमा तो मंगल को करनी चाहिए, यह मंगल सूर्य नारायण की परिक्रमा क्यों कर रहे हैं। और तीसरा बिंदु था कि चंद्रमा के एट्रीब्यूट या फीचर्स पृथ्वी से क्यों मेल नहीं खाते, जो कि मंगल से मेल खाते हैं। कोई भी एक भी आप ऐसा एट्रीब्यूट नहीं बता सकते जिसमें पृथ्वी और चंद्रमा को आप कॉमन प्लेटफॉर्म में ला सकें, परंतु आप मंगल और भूमि के साथ में से बहुत सारे फीचर्स है, कॉमन फीचर्स आप स्टडी करते होंगे कॉस्मोलॉजी, तो आपको ही पता होगा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ से स्टडी जो मेरी शुरू हुई, और यहाँ जब मैं विचार करना शुरू जो मेरा हुआ इसको एनालाइज करने का, तो देखा कि चंद्रमा ये कॉमन फैक्टर्स ही नहीं है, बल्कि यहाँ तो कोई जो फिज़िक्स के लॉज है वो भी इसमें काम नहीं करते। पूरे ब्रह्मांड में कुछ ही एक ऐसे चीज़ों को आप देख सकते हैं जहाँ बहुत कम फिज़िक्स के लॉ हों, या
ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता कि जहाँ फ़िज़िक्स के या कॉस्मिक लॉज़ जहाँ एप्लीकेबल ना हो, परंतु फ़िज़िक्स ना कॉस्मिक लॉ हम यहाँ पे एप्लीकेबल होते देख पा रहे हैं। अब जानते हैं तारा, ग्रह, उपग्रह आदि सब में ये फ़िज़िक्स के लॉ जो भी हैं सब कॉमन होते हैं, परंतु चंद्रमा में नहीं। और यही एक कारण था जो हमें सोचने और विचार करने में यहाँ से हमारी जो स्टडी करने का एक कारण बना। देखिए किसी प्रकार के लॉ को यहाँ हम कौन-कौन से लॉज़ हैं बेसिक मैं आपको कुछ लॉ बताती हूँ जो आपको आप इसे कनेक्ट कर पाएँ क्या-क्या चीज़ है। तो देखिए पहला है कि चंद्रमा का मास बहुत कम है पृथ्वी से, बहुत कम है उसका जो घनत्व जो कह सकते हैं मास को आप कहेंगे 25% से भी इसकी पृथ्वी से इसके जो मास कम है। 1/4 पृथ्वी का जो ये अंश है और जो प्रपोर्शन हम देखते हैं वो इतना कम होने से इसकी स्पीड जो चंद्रमा की थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए थी। जो ये ऑर्बिट में जो ये आर्टिफ़िशियली मूव कर रहा है, मेंटेन किया जा रहा है, जो स्पिनिंग स्पीड है चंद्रमा की, ये पूरी तरह आर्टिफ़िशियली मेंटेन्ड स्पीड लगती है। और ये इसके कारण है इसे साइंस भी प्रूव कर सकता है कि जब बहुत हल्की ऑब्जेक्ट आपके किसी ग्रह के जो मूव करेगा तो उसकी स्पीड नेचुरली थोड़ी-सी ज़्यादा तेज़ होगी। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि बिल्कुल अर्थ के ऑर्बिट में और उसकी जो परिक्रमा कर रहा है वो मेंटेन किया जाता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा पॉइंट है चैपल बेल एक्सपेरिमेंट। बहुत से लोग जो स्टडी करते हैं साइंस को जानते होंगे कि नासा ने एक स्टडी कंडक्ट किया था और इस स्टडी को या इस एक्सपेरिमेंट को कहा गया था चैपल्स बेल एक्सपेरिमेंट। आप जाके गूगल में इसको सर्च कर सकते हैं। इसके प्रूफ भी हैं जो चंद्रमा को किस तरह से ये प्रूव करता है कि पूरी तरह ये एम्प्टी है अर्थात खोखला है, एक बॉल की तरह। इसके अंदर कुछ भी नहीं है और इस एक्सपेरिमेंट और भी कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे जिससे प्रूव हुआ कि चंद्रमा पूरी तरह से खोखला है और ये चीज़ें हम बाकी ग्रह, उपग्रह, तारा आदि के साथ नहीं देख सकते। कहीं गैसेज़ हैं, कहीं आइस है, कहीं कुछ और मटीरियल या सिलिकॉन जिस तरह से कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें हम अवेलेबल देख पाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो फ़िज़िक्स के लॉ यहाँ पे फिर से हम इसको एप्लीकेबल होते हुए नहीं देखते। ये पूरी तरह डिफ़रेंट है। थर्ड पॉइंट है ऐसा जो ये बहुत महत्वपूर्ण है उसकी प्रिसाइज़ ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो क्रिएट करता है। जैसे आप इसको और ढंग से समझने के लिए आप देख सकते हैं कि ग्रहण जब लगता है भले वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, एक एक्यूरेसी एक प्रिसिशन के साथ में आप देखेंगे सारे ही जो कॉस्मिक और ऑब्जेक्ट्स हैं यानी सूर्य, चंद्र और पृथ्वी बिल्कुल एक साइज़ के नज़र आते हैं। इसकी इतनी एक्यूरेसी इसका एक कारण है कि जो हमको मजबूर करती है सोचने के लिए इतनी प्रिसाइज़ एक्यूरेसी कैसे हो सकती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इसको प्रूव करने के लिए कि ये इतना ज़्यादा कोरिलेशन कैसे हो सकता है या ये भी एक कारण हो हमको समझ में आ रहा है। चौथा पॉइंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कॉस्मिक जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वे अपने एक्सेस में रोटेट करते हैं। रोटेट करने का अर्थ है यानी अपनी परिधि में गोल घूमना। जैसे तारा हम मानते हैं कि तारे अपनी एक्सेस में ही रहते हैं, जैसे ध्रुव तारा आप आसमान में जाके देख सकते हैं, ध्रुव तारा भी अपनी एक्सेस में रोटेट करते हैं। तो ये चीज़ हम चंद्रमा में नहीं देख पाते, जो किसी भी और कॉस्मिक ऑर्बिट ऑब्जेक्ट्स में हम नहीं मतलब जो होता है संभव, जो फिज़िक्स के लॉ हैं वो हम चंद्रमा में नहीं देख पा रहे। चंद्रमा अपनी एक्सेस में रोटेट नहीं करता, चंद्रमा की एक स्थिति मेंटेन रहती है, उसका एक फेस सब समय पृथ्वी की तरफ रहता है, उसका रीर साइड जो है पीछे का साइड कभी किसी मनुष्य ने नहीं देखा। और ये बहुत ही ज़्यादा अचंभित करने वाली बात है कि कभी भी चंद्रमा अपने एक्सेस में रोटेट नहीं करता। उसका एक फ़िक्स साइड मतलब एक फ़िक्स पैटर्न जैसे सैटेलाइट्स में होता है, मैन मेड सैटेलाइट्स में कि एक फ़िक्स पैटर्न वो अपनी मेंटेन करके रखते हैं। वो सैटेलाइट्स पे गोल-गोल नहीं घूमते बल्कि रिवॉल्व करते हैं अर्थ के। वो सेम चीज़ हम इसमें चंद्रमा में भी देख पाते हैं। एक उपग्रह, एक मैन मेड उपग्रह की तरह वो गोल घूम रहे हैं परंतु रोटेट नहीं कर रहे अपने एक्सेस में। ये फिज़िक्स के और कॉस्मिक लॉ के अगेंस्ट है। पाँचवा जो एक ड्रास्टिक पॉइंट है वो है चंद्रमा में आप जो क्रिएटर्स देखते हैं और ये क्रिएटर्स जो हैं वो माना जाता है कई साइंस में ऐसा बताया गया बहुत जब स्टडी की गई जो बहुत अर्ली स्टेज में कह सकते हैं जो इन क्रिएटर्स को बताया कि ये वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा क्रिएटर्स बने गए। परंतु जैसे मैंने बताया कि जब ये हॉलो हैं, जब इनके अंदर कोर मैग्मा कुछ है ही नहीं तो क्रिएटर्स वॉल्केनिक इरप्शन हुआ कैसे? परंतु फिर भी जो क्रिएटर्स बने हैं
और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो ये आसमान से आप बड़े-बड़े क्रिएटर्स देखते हैं, ये बड़े और छोटे तो हैं, वेरी कर रहे हैं साइज़ में, डायमीटर में, परंतु इनकी गहराई सबकी एक जैसी है। ऑल क्रिएटर हैज़ द सेम डेप्थ। हाउ कम? ये तो बिल्कुल एक अचंभित करने वाली बात है कि किसी भी क्रिएटर्स की जो गहराई है ज़्यादा या बड़ी नहीं है। अभी तो अगर आप पृथ्वी में कोई भी क्रिएटर वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ आप देख सकते हैं, तो कुछ बहुत गहरे होंगे, कुछ बहुत ही ज़्यादा सरफेस में होंगे। तो इसके पीछे ये जो क्रिएटर्स क्या डिश एंटीना की तरह बनाए गए हैं? क्या ये कुछ ग्रहण करने के लिए पृथ्वी से कुछ मैसेज लेने या देने के लिए प्राप्त किए हैं? और क्या इसे स्पाइंग ऑब्जेक्ट या एक नज़र रखने का एक माध्यम तैयार किया गया? और क्यों इसे क्रिएटर्स की गहराई सबकी एक जैसी है? जैसे एक आर्टिफिशियल बॉल के ऊपर जैसे डिश को तैयार किया गया, इस तरह से क्यों बनाया गया है? ये भी एक लॉ के जो, क्योंकि आप जानते हैं इसका 6th पॉइंट जो हमको इसका हल मिल सकता है वो है कि क्रिएटर्स के चंद्रमा के जो पीछे हैं वहाँ एक भी साइड में क्रिएटर्स नहीं है। यानी जितने भी फ्रंट साइड में आप क्रिएटर्स देख सकते हैं, अभी तो इसकी जो साइड बैक साइड में, रीढ़ साइड में, वो पूरी तरह समतल और सपाट है। तो ये इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि पीछे पूरा प्लेन सरफेस है और सामने बड़े-बड़े क्रिएटर्स बने हुए हैं, जैसे कुछ इसमें से आप, और वो भी सेम साइज़ के। तो ये भी प्रूफ करता है कि चंद्रमा में कुछ ऐसा ज़रूर है जो 99% लोग इसे नहीं जान पा रहे हैं। 7 महत्वपूर्ण पॉइंट है चंद्रमा का सरफेस। इसकी जो है सरफेस को, आप सतह को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे ये वैज्ञानिकों ने भी इस पर देखा, इसकी चंद्रमा की सतह पर, कि जितने भी एलिमेंट या जो मटेरियल प्राप्त थे वो ब्रास, टिटानियम जैसे अननेचुरल, अप्राकृतिक मटेरियल थे। और ये मेटल्स जो हैं ये उपस्थित होने का एक कारण है कि अननेचुरल जो एलिमेंट्स हैं ये सारे ही अननेचुरल कैसे हो सकते हैं? और ये जो मटेरियल थे ये ना केवल उनकी सतह को जैसे एक रॉकेट बनाया जाता है, तो क्या ये इसको मजबूती और इसकी सुरक्षा प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ इसे इल्यूमिनेट करने में भी इसको मदद करते हैं। आप इस स्टडी में आप देखेंगे कि ये कारण क्या था कि एक ही प्रकार के नेचुरल जो मटेरियल अननेचुरल मटेरियल से बना हुआ है, और इसी मटेरियल के पीछे चाइना, अमेरिका जैसे भी देश पड़े हुए हैं। इसका मेन जो इस चंद्रमा को स्टडी करने का कारण है, चंद्रमा को एक्सप्लोर करने का कारण है कि हाँ, दुनिया में आधिपत्य जमाना या कंट्रोल एक, क्योंकि आप जानते हैं एनर्जी फ्यूल के माध्यम से बहुत आसान होता है दुनिया को कंट्रोल करना। और ये जैसे यूरेनियम, टिटानियम जैसे पदार्थ हैं वो न्यूक्लियर फ्यूल की तरह काम कर सकते हैं और हज़ारों वर्ष तक इसका आप प्रयोग एनर्जी के रूप में कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा जो मटेरियल, अननेचुरल मटेरियल का क्या कारण है जो इसको एक स्पेसशिप की तरह या एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट की तरह से हम स्टडी कर पा रहे हैं। 8 पॉइंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग से जुड़ा हुआ है। ये थ्योरी है जो बहुत से लोग इस पर स्टडी कर रहे हैं कि क्या है कि चंद्रमा में यूएफओस का नज़र आना। बहुत सारे ये थ्योरी और वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हैं। नासा के अपोलो 17 मिशन में भी, क्योंकि जो लास्ट ह्यूमन मिशन था अपोलो 17 का, उसमें भी चंद्रमा की ये जो उपग्रही जो थ्योरी है उसे सत्यापित करती है। इस पर आप स्वयं रिसर्च करें। अपोलो 17 1972 7 दिसंबर को ये शुरू हुआ और लास्ट ह्यूमन मिशन बनकर ये समाप्त हुआ। क्या कारण था कि नासा इसके बाद कोई भी मून ह्यूमन मिशन जो इंसानों को लेकर जाए, ऐसा कोई मिशन तैयार नहीं किया। और क्यों हिम्मत नहीं कर पा रहा अमेरिका, नासा की जो संस्था है? भले इसमें ये बीच-बीच में बैठ के बताते रहेंगे कि हम भेजेंगे, इस तरह से वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं, परंतु प्रैक्टिकली ये क्यों संभव नहीं हो रहा? और ये थ्योरी को एक साइंटिफिक बेस जो है उस पर रिसर्च आप स्वयं करें। परंतु अगर आप साथ ही साथ सनातन धर्म को भी आप स्टडी करें तो यहाँ पे भी एक मान्यता इससे जुड़ी हुई हम देख पाते हैं कि चंद्रमा को माना गया है कि चंद्रमा के रीढ़ साइड में यानी बैक साइड में हमारे दिवंगत पूर्वज निवास करते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय स्पेशली चंद्र ग्रहण के समय अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण या जाप आदि उनकी प्रसन्नता के लिए उनको प्रदान करते हैं। और यहाँ साइंस के पास यक्ष, गंधर्व, पितृ, चारण आदि के लिए कोई भी अलग शब्द नहीं है, बस एक इनके पास में वोकैब्युलरी है, वो है एलियन। एलियन को ये सारे भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व, पितर सबको वो एलियन के साथ ही कनेक्ट कर देते हैं, परंतु ये सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। तो क्या कारण है कि इस तरह से माना गया है कि यहाँ पे हमारे पूर्वज या ऐसे एलियन
एलियंस आदि का जो है निवास का ये स्थान सत्य है कि नहीं, और क्या ये जो देखे गए हैं वीडियोस क्या ये सत्यापित है कि नहीं है, इस पर हमको रिसर्च करने की आवश्यकता है। खैर ये आप अपने स्वयं अपने विवेक पर, हम श्रोताओं पर छोड़ते हैं कि आपकी क्या राय है। चंद्रमा को आप किस प्रकार से प्राकृतिक एक उपग्रह के रूप में देखते हैं, या फिजिक्स कॉस्मिक जो लॉज हैं उनको धिकारने वाले एक अननेचुरल ब्रह्मांड के एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। ये जानकारी यहीं तक। आशा है कि हमारी दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगेगी। अगला वीडियो हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर बनाएंगे। ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग विषय है, और हम प्रयास रहेगा कि आपको वैश्विक उठापटक, युद्ध, महंगाई, संघर्ष आदि से जुड़े हुए ये जो मेन कोर है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से जुड़ा हुआ जो इनका जो मेन जो सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझ में आ गया तो आपको पूरी परिप्रेक्ष्य जो है अभी जो चल रही है वो आपको बहुत आसान होगा इससे आप कनेक्ट करने और रिलेट करने के लिए। तो हम प्रयास करेंगे इस पर आपको जानकारी देने का। ये जानकारी यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार।